नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है भारतीय नौसेना के TEDBF प्रोग्राम को लेकर। दोस्तों, अक्सर कई लोगों ने यह पूछा कि भारतीय नौसेना का TEDBF INS विक्रांत से लिफ्ट हो पाएगा या नहीं। इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि TEDBF का छोटा फोल्डेबल विंग स्पैन होगा और ये MiG 29K की तुलना में भी छोटा होगा। और TEDBF के डिजाइनरों को मालूम है INS विक्रांत के एयरक्राफ्ट लिफ्ट डायमेंशन के बारे में। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत का स्वदेशी TEDBF का स्मॉलर फुटप्रिंट होगा और इसे स्टोरेज और लिफ्ट में आसानी से फिट किया जा सकेगा और इसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों से ऑपरेट किया जा सकेगा। वहीं FA-18 को अगर फोल्ड किया जाता है तो उसकी चौड़ाई हो जाती है 9.32 मीटर की और स्वदेशी TEDBF का 7.6 मीटर विड्थ होगा फोल्ड होने के बाद। TEDBF की जो ओवरऑल लेंथ होगी वो 16.30 मीटर होगी, जो कि FA-18 के 18.31 मीटर की तुलना में कम है। यानी कि जो स्वदेशी TEDBF बन रहा है उसे INS विक्रांत एयरक्राफ्ट के लिफ्ट डायमेंशन के आधार पर ही बनाया जा रहा है और इसे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि DRDO के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर आ रही है। HSTDV की सफलता के बाद DRDO अब 2 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे कि HSTDV की तकनीक का इस्तेमाल करके ही बनाया जा रहा है, जिसमें कि ग्राउंड लॉन्च लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और दूसरी एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसके लिए जरूरी अध्ययन पूरा हो चुका है। जहां तक बात करते हैं ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट की, DRDO का ग्राउंड लॉन्च जो वेरिएंट होगा वो वेव राइडर कॉन्फ़िगरेशन विद इंटीग्रल लॉन्ग बर्निंग स्क्रैम जेट कंबस्टर पर आधारित होगा और इसका सॉलिड फ्यूल बूस्टर एरो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक के साथ होगा, जो कि इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्रोपेल करेगा, जिससे कि ये जरूरी स्पीड और एंगल ऑफ अटैक कर पाएगी। हाइपरसोनिक स्पीड में क्रूज होने के बाद स्क्रैम जेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मिसाइल अपने एरोडायनेमिक शेप प्रोफाइल का इस्तेमाल करेगी और ये लैंड बेस्ड टारगेट को ध्वस्त करने के लिए टर्मिनल स्टेज में मैक 2 की स्पीड से वार करेगी। और वहीं दूसरी तरफ एयर लॉन्च वेरिएंट वेव राइडर कॉन्फ़िगरेशन विद इंटीग्रल डुअल मोड रामजेट इंजन का इस्तेमाल करेगी सबसोनिक और सुपरसोनिक कंबस्टर मोड्स के लिए, जिससे कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर क्रूज कर पाएगी। यानी कि HSTDV की सफलता के बाद अब इसी तकनीक का इस्तेमाल एयर लॉन्च वर्जन और ग्राउंड लॉन्च वर्जन दोनों तरीके की मिसाइलों के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए जो जरूरी अध्ययन है वो पूरा किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया जी ने इजराइल की 4 दिवसीय यात्रा की, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इजराइल के ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लेगी, जो कि अक्टूबर में होने वाला है और इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारत के 6 मिराज 2000 इसमें हिस्सा लेंगे। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने L&T और टाटा प्लांट के दौरे के बाद अब गोवा शिपयार्ड का दौरा किया है, जहां उन्होंने 12 फास्ट पेट्रोल वेसल के निर्माण की जानकारी दी। ये 12 फास्ट पेट्रोल वेसल काफी एडवांस है, जिन्हें भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की सॉर्टीज भी ली। गोवा शिपयार्ड जिन फास्ट पेट्रोल वेसल्स को बना रहा है उनमें मशीन गन लगी होगी, साथ ही इनमें ऑप्टिकल सेंसर्स भी होगा और इनका इस्तेमाल पैंगोंग लेक में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर INS कोची और UAE नेवी की कॉर्वेट एल्टा ने इंडिया UAE जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 में हिस्सा लिया, जिसे कि अबू धाबी में आयोजित किया गया। और INS कोची काफी एडवांस डिस्ट्रॉयर है और ये ओवर द हॉराइजन टारगेट्स, सर्च एंड रेस्क्यू और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर है। बढ़ते हैं अगली अपडेट, जो कि लद्दाख से आ रही है। भारतीय सेना के जवान लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम स्थानों पर फास्ट इरेक्टेबल मॉड्यूलर शेल्टर बना रहे हैं। ये FEMAS एक सप्ताह में बनाए जाएंगे और अत्यधिक सर्दी के दौरान 8 से 40 सैनिक इसमें रह सकते हैं, जब तापमान 0 से 35 और 40 डिग्री नीचे गिर जाता है। बर्फीले मौसम में चीन जैसे दुश्मन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मॉड्यूलर शेल्टर की व्यवस्था की जाती है। इस शेल्टर की खूबी यह है कि सेना के जवान इसे तुरंत किसी भी स्थान पर लेकर जा सकते हैं और वहां से अपनी सुरक्षा करते हुए कड़ी निगाहें दुश्मन पर बनाए रख सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा इन कैंपों में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग और अन्य सुविधाओं समेत अन्य जरूरी चीजों का भी ख्याल रखा गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर आ रही है। डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी कि रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए नेशनल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफी लैबोरेटरी ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी कैल्ट्रोपन के साथ एक MOU पर साइन किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस MOU में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों, जहाजों
और अन्य उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले उन्नत संचार उपकरणों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले USHUS सोनार सिमुलेटर विकसित किए जाएंगे। साथ ही ये कहा जा रहा है कि कैल्ट्रॉन कंट्रोल्स को 70 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है और इस साल 45 करोड़ रुपए के और ऑर्डर भी उसको मिलेंगे। नेशनल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफी लैबोरेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि ITBP को लेकर आ रही है। ITBP में पहली बार महिला अफसरों की भर्ती की गई है। पहले बैच में 2 महिला अफसरों ने ITBP को ज्वाइन किया है। मसूरी में स्थित ITBP एकेडमी में इन दोनों महिला अफसरों को असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक प्रदान की गई है। ITBP में अभी तक महिलाओं की जवान के पद पर भर्ती हो रही थी, लेकिन ऑफिसर रैंक में कोई महिला नहीं थी। 2016 में ITBP ने UPSC की परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए महिलाओं को इजाजत दी थी। उसके तहत 2 महिला कैडेट्स ने ITBP को ज्वाइन किया था। करीबन 52 हफ्तों की कॉम्बैट कोर्स यानी कि ट्रेनिंग के बाद इन्हें असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया और इन्हें शपथ दिलाई गई। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जो तनाव बना हुआ है, ऐसे में अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके मद्देनजर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात सैनिकों को हर तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक इस कड़ी में लद्दाख के न्योमा में फॉरवर्ड बेस पर सेना के जवानों को SIG SOR 716 असॉल्ट राइफल और स्विस MP9 पिस्टल मुहैया कराई गई है, ताकि चीन से सटे सीमाओं पर भारतीय सेना के जवान हर चुनौती का सामना कर सकें। बता दें कि इससे पहले भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत SIG SOR 716 असॉल्ट राइफल के पहले बैच को शामिल किया था। इन अत्याधुनिक राइफलों का प्रयोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में किया जाएगा। इस राइफल से भारतीय सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। दरअसल ये राइफल नजदीक से मार करने और दूर से मार करने वाली राइफलों की श्रेणी की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। भारत ने चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 75,000 यानी कि 75,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी कंपनी SIG SOR से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। ये नई राइफलें इंसास राइफल की जगह ले रही हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियों के बीच भारत अपने GSAT-1 को 12 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12 अगस्त को GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट का कोड नेम EOS-3 रखा गया है। इसरो ने जानकारी दी कि इस उपग्रह का यानी कि सैटेलाइट का प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर किया जाएगा। हालांकि ये मौसम संबंधी स्थितियों पर निर्भर करेगा। EOS-03 एक उन्नत सैटेलाइट है, जो कि GSLV F10 की मदद से धरती की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले 28 फरवरी को इसरो ने 18 छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इनमें देशी और विदेशी सैटेलाइट शामिल थे। ऐसा कहा जा रहा है कि EOS-03 पूरे देश की रोजाना 4 से 5 बार इमेजिंग करने में सक्षम है और इसके अलावा ये जल स्रोतों, फसलों, वनस्पति की स्थिति और वन क्षेत्र परिवर्तन की निगरानी के लिए भी उपयुक्त है। ये बाढ़ और चक्रवात की भी सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। यह सैटेलाइट पूरे दिन सभी मौसम में समान रूप से कार्य करेगा और रक्षा के क्षेत्र में एक रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए ये सैटेलाइट तैयार है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।